इस एक्सप्लेनर में हम सीधे ब्रह्मांड के सबसे चरम और सच में दिमाग को चकरा देने वाले वातावरण में गोता लगाने वाले हैं। आज का हमारा लक्ष्य ब्लैक होल के वास्तविक भौतिक विज्ञान को गहराई से समझना है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की हमारी ये चर्चा एक तरह से अंतरिक्ष की उड़ान योजना है। हम शुरुआत करेंगे एक ब्रह्मांडीय रहस्य से, फिर देखेंगे कि ये कैसे गणित से वास्तविकता बना। उसके बाद हम ब्लैक होल की संरचना और उनके जन्म को समझेंगे और अंत में जानेंगे कि इन अदृश्य पिंडों को आखिर देखा कैसे जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, ब्रह्मांडीय रहस्य। यहां हम एक बेहद डरावने विरोधाभास का सामना करने वाले हैं। स्क्रीन पर दिख रहा ये कोट इस पूरे रहस्य को बहुत ही खूबसूरती से समेट लेता है। 1958 में भौतिक विज्ञानी डेविड फिंकलस्टीन ने इसे एक पूर्ण एक तरफा झिल्ली कहा था। मतलब स्पेस टाइम में एक ऐसी सीमा जहां चीजें अंदर तो जा सकती हैं लेकिन बाहर कभी नहीं आ सकती। सच में ये अंतरिक्ष का एक ऐसा कोना है जहां से वापसी बिल्कुल और पूरी तरह से असंभव है। और यहीं पर बात आती है इवेंट होराइजन की। ये वो सीमा है जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो अकल्पनीय रूप से इतना ज्यादा घना है कि इसका भयंकर गुरुत्वाकर्षण स्पेस टाइम को ही मोड़ देता है। सोचिए, यहां गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली है कि यह उस रोशनी को भी निगल जाता है जो इसे देखने के लिए जरूरी है। इसीलिए तो हम इसे ब्लैक होल कहते हैं। अब आते हैं अपने दूसरे भाग पर, गणित से वास्तविकता तक। आपको बता दें, एक लंबे समय तक खुद वैज्ञानिक समुदाय इस बात को मानने से कतराता रहा कि ऐसा कोई राक्षसी पिंड वास्तव में हो भी सकता है। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो 1915 में आइंस्टीन के जनरल रिलेटिविटी से लेकर 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप द्वारा ली गई पहली प्रत्यक्ष तस्वीर तक एक पूरी सदी का वक्त लग गया। ब्लैक होल आइंस्टीन के समीकरणों में बस एक अजीब गणितीय उलझन से निकलकर एक असल भौतिक पिंड में बदल गए। ये निश्चित रूप से विज्ञान की सबसे बड़ी जीतों में से एक है। ये साबित होने के बाद कि ब्लैक होल सच में होते हैं, अब हम तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं और इनकी संरचना और पैमाने को देखते हैं। इस टेबल पर नजर डालिए, ये इनके विशाल पैमाने को बखूबी दर्शाता है। एक तरफ हमारे पास शहर के आकार वाले तारकीय या स्टेलर ब्लैक होल हैं और दूसरी तरफ आकाशगंगाओं के बीचों बीच मौजूद सुपरमैसिव दिग्गज हैं। जरा सोचिए, एक सुपरमैसिव ब्लैक होल हमारे सूर्य से अरबों गुना भारी हो सकता है। ये वाकई में दिमाग को शून्य कर देने वाला है। इतने विशाल आकार और द्रव्यमान के बावजूद भौतिक रूप से ब्लैक होल एकदम विशेषताहीन होते हैं। नो हेयर थ्योरम के मुताबिक ब्लैक होल के अंदर जाने वाले पदार्थ की सारी जटिल जानकारी मिट जाती है और बस तीन चीजें बचती हैं: द्रव्यमान, विद्युत आवेश और स्पिन यानी कोणीय संवेग। मतलब ये एक तरह से ब्रह्मांड का सबसे बड़ा इरेजर है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सापेक्षतावादी भ्रम यानी रिलेटिविस्टिक इल्यूजन पैदा होता है। रिलेटिविटी कहती है कि जो ऑब्जर्वेशन है वो पूरी तरह से आपके नजरिए पर निर्भर है। दूर से देखने वाले को लगेगा कि अंदर गिरने वाली चीज इवेंट होराइजन पर जाकर एकदम जम गई है और धीरे धीरे धुंधली हो रही है। लेकिन जो इंसान अंदर गिर रहा है उसके लिए समय सामान्य रहेगा और वो बिना किसी रुकावट के होराइजन को पार कर जाएगा। पर उस अंदर गिरने वाले दुर्भाग्यपूर्ण पर्यवेक्षक के लिए ये सफर अंततः सिंगुलैरिटी पर जाकर खत्म होता है। ये एक ऐसा बिंदु है जहां आयतन शून्य और घनत्व अनंत हो जाता है। यहां गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव इतने चरम और तेज होते हैं कि वह किसी भी चीज को हिंसक रूप से खींचकर कुचल देते हैं। भौतिकी में इस भयानक प्रक्रिया को स्पैगेटिफिकेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें वस्तुएं खिंचकर बिल्कुल नूडल जैसी बन जाती हैं। चौथे भाग में हम समझेंगे कि इतनी चरम गुरुत्वाकर्षण वाली चीज आखिर बनती कैसे है, तारों की मृत्यु से इनका जन्म कैसे होता है। स्टेलर मास ब्लैक होल्स असल में विशाल तारों की बेहद हिंसक मौत से पैदा होते हैं। जब एक विशाल तारे का परमाणु संलयन यानी फ्यूजन रुक जाता है तो बाहर की ओर धकेलने वाला दबाव अचानक बंद हो जाता है। इसके बाद तारे का अपना ही भारी गुरुत्वाकर्षण विनाशकारी रूप से सब कुछ अपने अंदर खींचने लगता है। एक भयानक सुपरनोवा विस्फोट होता है और कोर पूरी तरह से ढहकर एक सिंगुलैरिटी का रूप ले लेता है। अब आते हैं अपने अंतिम भाग पर, अदृश्य को देखना। यह एस्ट्रोफिजिक्स की सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल चुनौतियों में से एक है। और यहीं पर यह बहुत ही स्वाभाविक सवाल उठता है, अगर इवेंट होराइजन से कोई प्रकाश बच ही नहीं सकता तो वैज्ञानिक वास्तव में इन्हें देखते कैसे हैं?
अगर कोई चीज परिभाषा से ही पूरी तरह अदृश्य है, तो फिर उन्हें खोजने के लिए ब्रह्मांड को मैप कैसे किया जाता है? इसका जवाब यह है कि खगोलविदों को एक जासूस की तरह काम करना पड़ता है। वे ब्लैक होल को नहीं, बल्कि उस भयंकर तबाही को खोजते हैं जो वे अपने आसपास मचाते हैं। गुरुत्वाकर्षण तरंगों के जरिए स्पेस टाइम में लहरों को मापना, एक्सरे उत्सर्जित करने वाली सुपरहीटेड एक्रीशन डिस्क को देखना, या फिर टेलीस्कोप्स के ग्लोबल नेटवर्क का उपयोग करके पृष्ठभूमि के प्रकाश के खिलाफ ब्लैक होल की छाया को कैद करना, ये सभी तरीके उनके होने का पक्का सुराग देते हैं। उदाहरण के लिए इस आंकड़े को ही ले लीजिए, 43 लाख। S2 नाम के एक तारे की तेज गति को ट्रैक करके वैज्ञानिकों ने यह साबित कर दिया कि हमारी अपनी मिल्की वे आकाशगंगा के ठीक बीच में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल मौजूद है, जिसे सेजिटेरियस ए स्टार कहते हैं। और इस अकेले अदृश्य पिंड का द्रव्यमान 43 लाख सूर्यों के बराबर है। जरा इस बात की कल्पना करके देखिए। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले हम आपको एक अंतिम, अनसुलझे रहस्य के साथ छोड़ना चाहते हैं। सूचना विरोधाभास। अगर ब्लैक होल बहुत लंबे समय में हॉकिंग विकिरण के जरिए धीरे धीरे वाष्पित हो जाते हैं, तो उनके अंदर गए पदार्थ की भौतिक जानकारी का क्या होता है? क्या वो ब्रह्मांड से हमेशा के लिए मिट जाती है? ये सवाल क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी को आमने सामने ला खड़ा करता है और हमें याद दिलाता है कि इस ब्रह्मांड के बारे में अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है।